आज क्या पढ़ना था? आर्टिकल 29 और 30। ठीक, 29 और 30 में क्या है आप बताइए, क्या है? हाँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक, ये जो 29 और 30 में जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंध हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत क्षेत्र में नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि तथा संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार है। भारत क्षेत्र में नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृत, तीन चीज की बात करता है, को संरक्षित करने का अधिकार है। इंग्लिश में क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये नागरिकों के किसी अनुभाग की बात करता है। किसकी बात करता है? पहले कहता है इसमें जो एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ये 29 to 30 इसके जो एलिमेंट हैं, पहला है एनी सेक्शन एनी सेक्शन, किसी अनुभाग, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, यही तो शुरुआत होता है ना, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, किसी अनुभाग के लिए। ठीक, किसी वर्ग के लिए, किसी अनुभाग के लिए, किसके? नागरिकों में से किसी अनुभाग के लिए, नागरिकों में से किसी अनुभाग के लिए, यानी ये जो है नागरिकों की बात करता है, जबकि इसकी टाइटल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा की बात करता है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि यहां पे जो है ये शब्द जो यूज हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, इसका मतलब है कि ये अधिकार जो है, कौन से अधिकार जो है? अधिकार हैं ये कंजर्व करने के, सुरक्षित संरक्षित करने के। किस चीज को? तीन चीज है, भाषा, लिपि और संस्कृति। संस्कृत नहीं, संस्कृति, कल्चर। ठीक, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अब यहां एक सवाल बन सकता है आपके लिए एग्जाम में पूछ दे कि आर्टिकल 29 में किन किन चीजों को कंजर्व करने की बात करता है? ए लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, बी कुछ और दे दिया, सी कुछ। चलिए ध्यान दीजिए, तीन चीज की बात कर रहा है। और यहां ये प्रोटेक्शन ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी टाइटल लिखे होने के बावजूद भी ये ध्यान रखिए, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक, ये जो है सभी, ये कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के किसी अनुभाग के लिए, ये जो है नागरिकों की बात कर रहा है, ये सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों आते हैं। ये बातें समझ लेने की जरूरी है। अगर इसी में जैसे एक चीज तो क्लियर हो गई कि 29 में किन चीजों को संरक्षित करने की बात कर रहा है, अगर एग्जाम में आता है तो बता देंगे, भाषा, लिपि और संस्कृति, कल्चर, 3 चीज ध्यान रखते हैं। और अगर ये कहता है कि 29 के अंतर्गत ये तीनों चीजों को संरक्षित करने का अधिकार है, कंजर्व करने का अधिकार है, किसको है? ओनली माइनॉरिटीज दे देता है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों। तो याद रखिए यहां पे कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के किसी अनुभाग की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि ये जो है, ये अधिकार भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का जो है ये नागरिकों को प्राप्त है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को प्राप्त है। समझे? 29(2) क्या कहता है? 29(2) क्या कहता है? 29(2) ये कहता है कि राज्य जो है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी, क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसे हम ईआई लिखेंगे, और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एमईआई लिखेंगे। ठीक, क्लियर? राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, यानी मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक, राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हिंदी में शैक्षणिक संस्था में, याद ध्यान रखने की बात है, ये कह रहा है किसी भी संस्था में, इन एनी ईआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्था में, शैक्षणिक संस्था में, क्या है, प्रवेश के लिए नागरिकों में, सिटीजन्स में, यहां भी नागरिकों की बात कर रहा है, नागरिकों में क्या नहीं करेगा? केवल क्या? धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, यहां 4 चीज की चर्चा करता है, या इसमें से कोई एक, या इसमें से कोई एक। ठीक, ये बात करता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन in any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on ground of only religion, race, caste or language or any of them। ठीक, इनमें से राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए नागरिकों को केवल, ओनली शब्द है यहां, यानी बाकी आधार पे इसको मनाही की जा सकती है, में कोई, इनमें से नागरिकों में धर्म, मूल, जात, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर कोई जो है भेदभाव नहीं होगा, किसी को जो है डिनाई नहीं किया जाएगा। क्या कहता है? शैल बी डिनाइड, मना नहीं किया जाएगा, कोई भी जो है किसी को, किसी के अधिकार को जो है मनाही नहीं होगी। यानी यहां है राज्य द्वारा पोषित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
तो प्रवेश के लिए, किसके प्रवेश के लिए, किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, नागरिकों में किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा या इसमें से किसी के आधार पे उसको मनाही नहीं होगी, उसको मना नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसा स्कूल है जिसका प्रबंधन किसी माइनॉरिटी के हाथ में है, तो वो जो है किसी दूसरे समुदाय के लोगों को प्रवेश से नहीं रोकेगा, क्योंकि नागरिकों की बात कर रहा। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर है जो माइनॉरिटी के द्वारा मैनेज्ड है, उस इंस्टीट्यूशन में किसी दूसरे समुदाय को भी जो है प्रवेश का अधिकार होगा, उससे मना नहीं कर सकता। न तो राज्य ही ऐसे विद्यालयों को अनुदान देते समय ये शर्त लगा सकता है कि ये लोग जो है, क्या शर्त लगा सकता है कि ये इस धन का प्रयोग किसी इस खास समुदाय के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। 29(1) जो था ये किस चीज की बात कर रहा था, एक समूह के अधिकार की रक्षा कर रहा था। 29(1) जो है एक समूह के अधिकार की रक्षा कर रहा था, समूह के अधिकार की रक्षा, जिनका कि अपना क्या है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है। 3 चीज याद रखी ये है। इनको जो है किस चीज का, कंजर्व करने का, संरक्षित करने का, संरक्षित करने का की बात कर रहा था। एक समूह के अधिकार की रक्षा की बात कर रहा था। ये मेजॉरिटी, इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों इंक्लूड हैं, और समूह के अधिकार की रक्षा की बात कर रहा था। 29(2) जो है नागरिकों को एक व्यक्तिगत अधिकार के रक्षा की बात कर रहा था या करता है। ये 29(1)(2) की बातें हो गई। और इसी में एक बात और है कि इस भाषा के जो आपको संरक्षण का अधिकार है, इस भाषा का जो आपको भाषा का संरक्षण का अधिकार है, इसमें आपको जो है राइट टू कंजर्व में क्या है, राइट टू एजिटेट भी है, राइट टू एजिटेट भी है। कहने का मतलब यह है कि आप जो है अपने भाषा के मुद्दे को उठाने के लिए एजिटेशन भी कर सकते हैं। और आपका अगर कोई इस तरह का नेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, अगर इस भाषा के संरक्षण के लिए अपने चुनाव में, इलेक्शन में जो है कोई प्रॉमिस करता है, कोई वादा करता है, कोई घोषणा करता है, तो ये सारी चीजें जो है मैल प्रैक्टिस नहीं मानी जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत जो है मैल प्रैक्टिस नहीं मानी जाएंगी। जाहिर सी बात है कि आप अपने भाषा को संरक्षण करने को लेकर के, जैसे आपकी कोई भाषा है या लिपि है, किसी चीज को लेकर के राज्य उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसके लिए एक आंदोलन करते हैं। और अगर आप उसके लिए आंदोलन करेंगे तो ये आपका हक है, ये उसी के अंतर्गत आता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने का ये इसको डिसाइड किया है, इसका पे ऑब्जर्वेशन दिया है कि राइट टू कंजर्व के अंतर्गत जो राइट टू एजिटेशन भी है, आप आंदोलन कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर आपका कोई नेता इस तरह का कोई घोषणा देता है, राइट टू कंजर्व में राइट टू एजिटेट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, अब भाषा के संरक्षण हेतु अगर कोई राजनीतिक भाषण देता है, कोई इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करता है या कोई इस तरह की प्रोमिसेस करता है, तो चुनाव में होता है कि जिनको प्रॉमिस करना क्या मैल प्रैक्टिस माना जाता है? लेकिन ये जो है PR एक्ट पीपल लिबरेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत इसको जो है मैल प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा, या माल प्रैक्टिसेस जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करिए, नहीं माना जाएगा। तो ये एक और बात थी इसमें। और 29 और 30 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि ऑल माइनॉरिटी, सारे अल्पसंख्यकों को
ऑल माइनॉरिटीज क्या है, सभी अल्पसंख्यकों को क्या है, अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को, अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन एस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना, ठीक, का ये अधिकार है। ये आपका 30(1) है। यानी सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शैक्षणिक संस्था की स्थापना, सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शैक्षणिक संस्था EI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का अधिकार है। ये कहता है 31, ठीक। सभी को जो है अपने रुचि की, सभी अल्पसंख्यकों को, ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स ओन चॉइस। यही हो गया कि सारे माइनॉरिटीज को ये राइट है कि अपने रुचि के, अपने ओन चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या करें, दो चीज करें, एस्टेब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें, दोनों अधिकार है। एडमिनिस्टर करें और एस्टेब्लिश करें, ये अधिकार। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट EI ऑफ इट्स ओन चॉइस, अपने पसंद का। ये 31 कहता है आपका, ठीक। और ये जो हम लोग 29 में पढ़ रहे थे कि राज्य क्या कर रहे थे कि राज्य की, देश, भारत क्षेत्र के भीतर किसी वर्ग के नागरिकों को जो है अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार है। तो ये अधिकार कहां, ये अधिकार वो जो है इस तरह की EI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करके कर सकते हैं। ये उससे जुड़ी हुई बातें हैं, ये अलग नहीं है। ये उसके लिए, उसको अपनी भाषा, लिपि के संरक्षण के लिए वो जो कोई अपनी शैक्षणिक संस्था EI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकता है। ये 30 की बातें हैं। और जो है इसी तरीके से 30 का ये है, शिक्षा संस्थाओं की बात हो गई। और इसी में जो है एक अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसी में जोड़ दिया गया, संपत्ति का अधिकार तो छीना, लेकिन अगर राज्य जो है किसी MEI माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को जो है क्या करता है, एक्वायर करता है, जरूरी है, तो उसे उसका फुल कंपनसेशन देगा। ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो है, बाय 44th अमेंडमेंट ये जोड़ा गया कि फुल कंपनसेशन हैज टू बी पेड, फुल कंपनसेशन हैज टू बी पेड इफ द स्टेट एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब 31 को खत्म किया गया था और इसको लीगल राइट बनाया गया था, तो यहां इस बात को लिख दिया गया था कि जो है फुल कंपनसेशन हैज टू बी पेड इफ द स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ MEI माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। I'll repeat MEI again and again. It is easier to understand. ठीक, तो ये आपका 31A था जो अमेंडमेंट हुआ था। 29(1) हो गया, 29(2) हो गया, 31A हो गया और 30 का 2 आर्टिकल 29(30). ये 30 हो गया। 31 क्या था बताया अभी, क्या था? हाँ, क्या था, फिर से बोलिए जाने। ऑल माइनॉरिटीज shall have right to establish and administer educational institute of its of their own choice है, यही था बताया। 30 क्लियर हो गया। अब इसी में A बताया, 31(1) का A
विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 44th अमेंडमेंट, क्या बताया इसको? हाँ, फुल कंपनसेशन शुड बी गिवन इन केस ऑफ द एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक, ये हो गया। इफ द स्टेट एक्वायर, इसेंशियल रिक्वायर को इस तरह से होता है, क्या होता है? फुल कंपनसेशन हैज टू बी पेड। और अब कहता है कि, और ये 30 का 2 कहता है, 30 हो गया, 31 हो गया, 31 का ए हो गया जो 44th अमेंडमेंट के द्वारा बताया है? और 30 का 2 ये कहता है कि राज्य अनुदान देते समय इस बात, राज्य किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अनुदान देते समय इस आधार पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है क्या है, का मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी है। ठीक, कि राज्य जो है सहायता दे देते समय ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई राज्य जो है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटी द्वारा, अगर किसी अल्पसंख्यक संस्था का संचालन कोई, अगर किसी संख्या का, हाँ, अगर कोई ऐसी संस्था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका कि संचालन जो है कोई माइनॉरिटी मैनेजमेंट में है, तो राज्य अनुदान देते समय ये मान करके उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। मानी इन ग्रांटिंग एट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इन ग्रांटिंग एट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूट मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। ठीक, क्लियर हो गया? सेंटेंस वाइज भी अलग अलग। इसके एलिमेंट क्या थे? इसमें एलिमेंट यही था कि ग्रांटिंग एड टू द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी, कि अगर माइनॉरिटी किसी इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रहा है तो आप अनुदान नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो है ये बातें हैं। ये 32 हो गया। और जो है अल्पसंख्यकों को जो है, माइनॉरिटीज को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दिलवाने का अधिकार है। ठीक है, क्या है? ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को में अपनी भाषा में शिक्षा दिलाने का अधिकार है। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हैं। MEI जो है आपके, MEI माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लिख दूं एक बार। ये कितने तरह के हैं? ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला क्या है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, थोड़ा इसको मिटा दो, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। ये है MEI जो है 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त, यानी एडेड है, और ये रिकॉग्नाइज्ड है? चाहे सहायता प्राप्त है, ठीक है, रिसीविंग एड है। या दूसरा क्या हो सकता है? राज्य द्वारा मान्यता है लेकिन सहायता नहीं है। और तीसरा इंस्टीट्यूट है जिसे न मान्यता है, मान्यता व सहायता
दोनों नहीं है। ठीक, 3 तरह के इंस्टीट्यूट हैं। एक में जिसको कि जो है मान्यता है और सहायता है, आर्थिक सहायता मान्यता दोनों, इंस्टीट्यूट दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड, इसमें रिकॉग्निशन है एज वेल एज एड भी चाहिए। इसमें 6 ओनली रिकॉग्निशन नॉट एड, और न तो उनको रिकॉग्निशन चाहिए न तो एड चाहिए। 3 तरह के लोग होंगे, 3 तरह का होगा। एक तो मान्यता भी ले लिया और सहायता भी ले रहे हैं, एक खाली मान्यता लिया लेकिन आर्थिक सहायता नहीं ले रहे हैं, एक है न आर्थिक सहायता ले रहे हैं न मान्यता ले रहे हैं। तो इनके बारे में क्या प्रावधान, ये दोनों जो है, यानी जिसमें एटलीस्ट रिकॉग्निशन है, मान्यता है, उनके लिए क्या है कि राज्य जो है, राज्य उन पर जो है किन आधारों को लेकर के राज्य उन पर कंट्रोल रखता है, उनको डायरेक्शन किन किन चीजों के लिए दे सकता है, सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, सैनिटेशन और एजुकेशनल स्टाफ का जो है के बारे में, एजुकेशनल स्टाफ को जो है रिक्रूटमेंट के बारे में राज्य जो है इन सब मामलों में हस्तक्षेप है, इन दोनों के केसेस में। और तीसरे वाले में, इसमें राज्य जो है इनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जिनको एडेड नहीं है, दोनों नहीं है, उनमें प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन और जो सामान्य कानून है, सामान्य कानून क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, टैक्स लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, इन सारे कानूनों का जो है उनको वैसे ही पालन करना पड़ेगा जैसे कि बाकी सारे लोग करते हैं, ये पालन करना पड़ेगा। और ये जो डायरेक्शन जो स्टेट का था इन चीजों के लिए, वो इनमें नहीं होगा। ये इतनी छोटी छोटी बातें थी। और जो है यही 29-30 के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें थी। और एक चीज हम और जान लें कि एक स्टीफन कॉलेज का केस था, और सबसे मशहूर केस तो इसमें एक जो है सेक्रेटरी ऑफ क्या है, मलंकारा से क्या, सीरियन कैथोलिक कॉलेज, ये केस था, 2007 का है। सेक्रेटरी ऑफ क्या था, सेक्रेटरी ऑफ मलकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज इस नाम से केस था। ये केस था 2007 का। इसमें जो है MEI के लिए, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, जो 31 के अंतर्गत जो उनको राइट दिए गए, राइट टू एडमिनिस्टर, स्टेब्लिश है, यही ना, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना है, ये जो अधिकार दिए गए हैं, जो ऑफ इट्स ओन चॉइस है, उसके लिए जो है एक डिटेल गाइडलाइन जारी की, एक जनरल गाइडलाइन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए एक जनरल गाइडलाइन जारी की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। इस केस में आने के पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे सेंट स्टीफन कॉलेज वाला, सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस था, 1992 का था, 1992 का ही था। इसमें हम जानते हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज में अब एडमिशन की अपनी एक प्रक्रिया थी, वो जो है इंटरव्यू लेकर के एडमिशन ले लेते थे। और हम जानते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंपोनेंट है स्टीफन कॉलेज। तो DU ने जो है एक नियमावली बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि एडमिशन जो है इंट्रेंस मार्क्स के आधार पे होगा, ठीक। और जब इस तरह का बनाया तो
कॉलेज के मैनेजमेंट ने इस बात का विरोध किया कि ये हमारा जो 31 के अंतर्गत राइट है, क्या राइट है, एडमिनिस्टर कर क्या है एडमिनिस्टर प्रशासन करने का जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप है, इससे जो हमारा माइनॉरिटी का दर्जा है वो डाइल्यूट होता है। तो ये उनका तर्क था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि हाँ जो है 31 के अंतर्गत जो है इनको इस बात का अधिकार है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को रखें। तो इसमें कोर्ट ने एक सीमा बनाई कि 50% तक जो है, कोर्ट ने कहा कि 50% तक जो है अपने समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक रख सकते हैं। और ये देखिए कि 29 और 30 में बड़ा गहरा संबंध है। 30 आपको जहां इस बात की इजाजत देता है कि आप जो है अगर ऑल माइनॉरिटी, सारे अल्पसंख्यकों को, कि आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने मन पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। ये 31 कहता है। और ये 29 का 2 क्या कहता है, 29 का 2 ये कहता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में देश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, ये 4 चीज है, के आधार पे जो है विभेद नहीं करेगा, के आधार पर उसको जो है मनाही नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा। बताए ना, यानी यहां ये एडमिशन, यहां ये कह रहा है कि अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं, बताए ना पहले, तो भी आपको ये जिम्मेदारी है कि और नागरिक वहां एडमिशन ले सकते हैं। और यहां ये 30 कहता है कि आपको अपने मनपसंद की, यानी कहने का मतलब है कि 30 और 29 में कोई विरोधाभास नहीं है। 29 और 30 में वही कोर्ट ने यहां ऑब्जर्वेशन देते समय इस बात को ध्यान में रखा होगा कि अपने समुदाय के लिए, जिनके लिए आपने अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना की है, 50% उनके लिए कहा कि 50% जो है अन्य समुदाय के लोगों को, अन्य समुदाय के लोगों को रखने की बात कही। तो उन्होंने ये दोनों बातें हो गई। एक तो कि उनकी जो है वो 50% अपने हिसाब से अपने समुदाय के लोगों को रख ले वो, और उनकी वाली, और ये जो 29 कहता है 29(2) कि मतलब अपने किसी भी एडमिशन के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये 50% वाली सीमा जो है सेंट स्टीफेंस बाद में लाई गई थी। बाद में टीएमए पाई फाउंडेशन एक केस और आया, क्या था, टीएम पाई फाउंडेशन, ये केस था। इसमें कोर्ट ने 2-3 बातें और अच्छी बताई थी इस जजमेंट में। पहली चीज तो ये थी कि ये सेंट स्टीफेंस विवाद के बाद, सेंट स्टीफेंस जजमेंट के बाद ये आया था टीएम पाई फाउंडेशन वाला। इसमें कोर्ट ने इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो ये थी कि ये पहली बार ये हुआ कि ये अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक शब्द जो है, ये माइनॉरिटी जो है, हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो इस केस तक आते आते ये कोर्ट ने यहां क्लियर किया माइनॉरिटीज के बारे में। माइनॉरिटी के देश के आधार पर न होकर उन्होंने माना कि इसका आधार जो है राज्य होगा। ये जजमेंट 11 जज की एक बेंच थी और जस्टिस बीएन कृपाल साहब थे। बीएन के कृपाल साहब ने जजमेंट डिलीवर किया था, बट बाकी जो 10 जजेस थे वो सहमत थे इससे कि यहां अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया कि अल्पसंख्यकों का क्राइटेरिया देश पे न होकर के, ये मांग बहुत दिन से चल रही थी, राज्य पे आधारित होगा, यानी राज्य की जनसंख्या पे आधारित होगा। राज्य की आधी से कम जो आबादी है वो वहां अल्पसंख्यक मानी जाएगी। और राज्य का गठन भी भाषाई आधार पर ही हुआ था, कोर्ट का मानना था। तो जैसे कि जैसे कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में और मिजोरम में वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, एक जगह मुस्लिम, एक जगह ईसाई बहुसंख्यक है। तो ये अल्पसंख्यक की ये जो कॉन्सेप्ट था, ये इसी केस के बाद टीएमए फाउंडेशन का जो केस था, इसी के बाद ये अल्पसंख्यकों की जो परिभाषा की गई, ये बताई गई।
और यह भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापना करने का अधिकार है, उसमें जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। और इसी केस में एक तीसरी बात कही कोर्ट ने कि वो जो कहा कि अगर जो एडेड हैं, अगर आप ऐड ले रहे हैं, कोई ऐसा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उसमें 50% जो है अपने समुदाय के लोगों को अपने समुदाय के लोगों का आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है योग्यता का उल्लंघन नहीं होगा, योग्यता मानक होगा, और 50% जो है अपने समुदाय से अलग लोगों को रखेंगे। और ये जो अपने समुदाय के 50% लोगों को रखेंगे, इसमें भी मेरिट का जो है, मेरिट की अवहेलना नहीं की जाएगी। ये कुछ बातें थी इस केस की। और सारे केसों के बाद एक लास्ट में 2007 में ये जो सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज का केस था, ये इसमें कोर्ट ने पूरा डिटेल जो है गाइडलाइन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने के जो उनके राइट हैं, उसके लिए एक जनरल गाइडलाइन दी है। ठीक, ये जनरल गाइडलाइन है उसके लिए। इसमें बड़ी कई बातें थी कि सबसे पहले थोड़ा सा केस के बारे, हल्का सा फैक्ट जान लें इसके बारे में। इसमें लोचा ये था कि एक एमआई कॉलेज है, एमआई कॉलेज मॉर क्या है, इवेनियस है, 60 में कहें इसको, एमआई कॉलेज था, मार इवेनियस कॉलेज। ये कॉलेज जो है एक सोसाइटी थी, मलंकारा, 60 में लिखूंगा, मलंकारा सीनियर कैथोलिक कॉलेज एसोसिएशन, एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। ये मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज एसोसिएशन था। और इसी कॉलेज एसोसिएशन, ये जो एक सोसाइटी थी, इसी के अंतर्गत कई कॉलेजेस थे, उसमें एक एमआई कॉलेज भी था। और एमआई कॉलेज में सन 2000 में प्रिंसिपल की जो है वैकेंसी क्रिएट होती है। तो जो मैनेजिंग काउंसिल था वहां का, वो सारे स्कूलों को देखता रहा होगा। जो स्कूल का मैनेजर था, इस मैनेजर ने जो है क्या किया एमआई कॉलेज के, कि एक व्यक्ति को उन्होंने प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। करना भी था, पद खाली था, मैनेजर ने कर दिया। और वो साहब जो प्रिंसिपल अपॉइंट हुए, वो लेक्चरर थे उसी एमआई कॉलेज में, ठीक, लेक्चरर थे। लेकिन इनके जो दो फेलो थे, दो साथी और थे जो इनसे सीनियर थे, वो प्रिंसिपल नहीं बन पाए। तो वो जो है, उन्होंने कहा कि कॉलेज ने जो है क्या था, 57(3) था, सेक्शन 57(3) ऑफ केरला यूनिवर्सिटी एक्ट, केरला यूनिवर्सिटी एक्ट 1974। तो प्रिंसिपल की नियुक्ति के बाद जो दो सीनियर मोस्ट लेक्चरर थे एमआई कॉलेज के, एमआई कॉलेज त्रिवेंद्रम के, उन्होंने जो है कोर्ट में ये रिट की कि केरला यूनिवर्सिटी एक्ट 1974 के अंतर्गत जो सेक्शन 57(3) है, उसके अंतर्गत उनको अधिकार था कि वो नियुक्त किए जाते, वो सीनियर थे। अब जानना बनता है कि 57(3) क्या था। 57(3) ये बता रहा था कि प्रिंसिपल की नियुक्ति में जो है का जो आधार होगा वो सीनियरिटी कम फिटनेस की बात कर रहा था। तो वही उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भाई वो भी फिट थे, उनके फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं थी, सीनियर भी थे, उनको उनका ये अधिकार था। लेकिन जो कि मैनेजमेंट ने इनको नियुक्त कर दिया था, किसी और को प्रिंसिपल बना दिया था। यही केस था जस्टिस मलंकारा सीरियल कैथोलिक कॉलेज। तो ये थोड़ा सा केस के बारे में जान लिए।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के लिए जनरल गाइडलाइन जारी की। उसके कुछ बिंदु हम थोड़ा देख लें। पहला तो ये था, पहली गाइडलाइन ये थी कि कोर्ट ने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, उसको मैनेजिंग बोर्ड, शासी निकाय नियुक्त करने का अधिकार है, क्योंकि जिसे वह समझे कि वह संस्था को ठीक से चला सकता है, वो मैनेजिंग बोर्ड कहिए या गवर्निंग बॉडी कहिए, शासी निकाय कहिए, गवर्निंग बॉडी, हाँ, चला सकता है। कहने का मतलब है कि जो उस संस्था का फाउंडर है, संस्थापक है, वह जो है अपने मन पसंद से, उसको यह अधिकार है कि गवर्निंग बॉडी चुन ले जिसको उसको लगता है कि ये गवर्निंग बॉडी जो है हमारे संस्था को प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से चला सकती है, तो चुन ले, ये उसका अधिकार है। कोर्ट ने इस बात को माना। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि इनको ये भी, मैनेजमेंट को ये भी अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करे, ये भी अधिकार है उनको। टीचिंग स्टाफ में कौन आएगा, जैसे हेडमास्टर, प्रिंसिपल या टीचर, लेक्चरर, ठीक। और नॉन टीचिंग स्टाफ आप जान ही रहे हैं, द स्टाफ अदर देन टीचर, अदर देन टीचिंग स्टाफ है नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये कहा कि ये इनको अधिकार है कि ये जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है अपना, इनको इस बात का अधिकार है टू अपॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। इनको अधिकार है टू अपॉइंट नॉन टीचिंग एंड, लिखते जाइए आप लोग इसको, लिख लीजिए, टीचिंग स्टाफ, किताब में सब दिया ही है लेकिन फिर भी एक बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और जब आपको नियुक्त टू अपॉइंट करने का अधिकार है तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने का अधिकार है। इनके खिलाफ आप जो है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, जबरदस्ती का नहीं, जब कोई इस तरह का काम करें तब, तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का भी अधिकार है, ठीक है। अब अगर डिसिप्लिनरी एक्शन कब लेंगे, जबकि ही एंड शी इज नॉट डूइंग हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली एज पर रूल। तो एक ये हो गया कि संस्थापक को अधिकार है कि अपने मनपसंद की गवर्निंग बॉडी चुन ले जिसे वो समझता है कि उसकी संस्था को मजे से चला सकता है। टीचिंग नॉन स्टाफ टू अपॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड ऑल्सो टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इफ नीडेड। और तीसरा क्या है, उसको इस बात का भी अधिकार है टू एडमिट, तीसरा टू एडमिट क्या कहते हैं, अर्ह छात्रों को, इलिजिबल स्टूडेंट्स, टू एलिजिबल, ठीक है। इसको अधिकार है कि टू एडमिट यानी प्रवेश लेना अपनी संस्था में अर्ह छात्रों को प्रवेश देना। चौथा क्या है, चौथा ये कि एक जो फीस का ढांचा है, रिजनेबल स्ट्रक्चर, हाँ, टू सेटअप रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर। ऐसा न करे कि पता चले कि रिजनेबल का मतलब क्या है, युक्त। ऐसा ना पता चले कि कक्षा 5 की फीस 5,000 हो गई है और कक्षा 10 की फीस 500 रुपया हो गई, तभी क्या हो जाएगा तो ये जो है, तो ये रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, टू सेटअप रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर। और क्या है, टू मैनेज इट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज
अपने एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार है इन रीजनेबल और इफेक्टिव मैनर, ये कर सकता है। ठीक, क्या क्या हो गया याद करिए, याद हो जाए, जिससे गवर्निंग बॉडी बनाना, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट करना, उसके खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है वो ले सकता है। अपने इंस्टीट्यूशन में एलिजिबल स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए, टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स, टू सेट अप कोई रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, और उसके पास जो भी परिसंपत्ति और जो भी उसकी एसेट्स है, टू यूज उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, उसको इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से यूज करना, ये सारा काम वो कर सकता है। और छठवां कोर्ट ने ये कहा कि जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, माइनॉरिटीज का, ये बहुसंख्यकों पे बढ़त बनाने के लिए नहीं है, बहुसंख्यकों पर बढ़त बनाने के लिए नहीं है, ये उनके साथ समानता स्थापित करने के लिए है। ठीक है, उसके खिलाफ जो है समानता, देयर इज नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। कोर्ट ने कहा देयर इज नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ये अधिकार जो सारे हैं अल्पसंख्यकों को, ये बराबरी पे बहुसंख्यकों के लाने के लिए है, न कि बहुसंख्यकों से आगे निकल जाने के लिए। तो वही कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो, क्या है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, ये बातें कही। और इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, और यहां कोर्ट ने यह कहा कि 5, 6 हो गया, 7वां कोर्ट ने यह कहा कि ये जो अधिकार दिया गया है मैनेजमेंट का, प्रबंधन का जो अधिकार है, उसमें क्या है, उसमें कुप्रबंधन शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। ये जो है, जो देश का सामान्य कानून है, देश का सामान्य कानून है, जो सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें ध्यान दिया जाना जरूरी है। देश का सामान्य कानून, नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी बताई दी, सामाजिक सुरक्षा, देश का जो जनरल कानून है, समाज कल्याण आदि को जो है इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी मानना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है, इनका जो अधिकार है मैनेज करने का, कोर्ट ने कहा ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये देश के सामान्य कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और हेल्थ, सैनिटेशन इत्यादि तमाम ग्राउंड गिनाए एक्सेट्रा के आधार पे, इस पे जो है क्या, इस पे नियंत्रण लगाया जा सकता है। ये जो प्रबंधन का अधिकार है इनका, मैनेजमेंट का, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये देश के सामान्य कानूनों, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, सैनिटेशन, नेशनल इंटरेस्ट, इन सारी चीजों के ऊपर नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए राज्य इस पे अंकुश लगा सकती है, इस प्रबंधन के अधिकार पे। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अंतर्गत इनको मैल एडमिनिस्ट्रेशन का या इंतजाम करने के अंतर्गत बद इंतजामी का इनको जो है नहीं है। और राज्य जो है, और ये तो है ही है, इसके अलावा राज्य अगर चाहे,
अगर किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में शैक्षिक स्तर गुणवत्तापूर्ण नहीं है, ठीक, शैक्षिक स्तर उसका अच्छा नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, इन एजुकेशनल एक्सीलेंस आदि बातों को लेकर के, या टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए उनके सर्विस रूल के लिए कोई गाइडलाइन बना सकता है। अगर दोनों के बीच में कोई इस तरह का विवाद है, कोई शिकायत है अकादमिक आवश्यकताओं के लिए, और टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ अगर कोई शोषण है, ये अगर इस तरह की चीजें रहेंगी तो ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है। और खास करके एकेडमिक एक्सीलेंस के संदर्भ में इस तरीके से इसको रेगुलेट किया जा सकता है, और स्टेट इस बात का निर्देश दे सकता है कि जो है यही नहीं, सिलेबस के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में, एक ब्रॉड गाइडलाइन जो है, एक तरफ जहां ये अधिकार मिलता है लेकिन ये अधिकार जो है एब्सोल्यूट या ऑथेंटिक नहीं है। इन तमाम चीजों के आधार पे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आप उस इंस्टीट्यूट में जो है उसका कोई शैक्षिक चरित्र नहीं है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसका कोई एकेडमिक वैल्यू नहीं है, आप जो कोर्स बनाए हुए हैं, तो सरकार उसके पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप कर सकती है। टीचर की सेवा, नियमावली, शर्तें, पाठ्यक्रम, कोर्ट ने कहा कि इन सारी चीजों में जो है कोर्ट हस्तक्षेप करता है, अर्हता के लिए नियम शर्तें बना सकता है। और अगर इस तरह का कोई नियम शर्त कोई कानून अगर राज्य बनाता है तो इसे जो है 30(1) के अंतर्गत हस्तक्षेप या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कि मतलब आप कहिए कि 30(1) तो हमको इस बात का अधिकार देता है कि हमको अपने मनपसंद के संस्था की स्थापना करना और उसका प्रशासन करने का अधिकार है, तो उस अधिकार के अंतर्गत आपको ये सब अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी संस्था इस तरह से चला रहे हैं तो राज्य जो है, राज्य के इंटरेस्ट में आपके शैक्षणिक स्तर, शिक्षा का उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति के लिए तमाम चीजों को, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, कर्मचारी का अगर कोई शोषण हो रहा है, कोई नियमावली है इस तरीके से, स्टूडेंट टीचर के बीच में प्रशासनिक नियंत्रण, यहां तक कि हाँ संस्थान का जो है जो प्रशासनिक नियंत्रण भी अपने हाथ में ले सकता है, नियंत्रण भी अपने हाथ में ले सकता है अगर उसे लगता है कि ये विद्यालय, ये जो है उस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इंटरेस्ट में है, उसके प्रभावी उत्थान के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस जजमेंट में थी, ये आई। और एक चीज और थी कि कुप्रबंधन का अधिकार, ये सारी चीजों से उनको बांध दिया गया एक तरीके से। और जाहिर सी बात है बहुत सारे केसेज हैं इस तरह देखिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी मनमानी थी, और इस तरीके से कहा गया कि जो है जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो जो है क्या कर सकते हैं, टीचर्स या लेक्चरर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें राज्य द्वारा जो निर्धारित क्या है अर्हता या योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा जो निर्धारित अर्हता या योग्यता, एलिजिबिलिटी या जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अनएडेड एमईआई में टीचर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी अनएडेड एमआई आर फ्री टू अपॉइंट टीचर्स बाई adopting any rational procedure. Unaided MEI are authorized to appoint teachers under rational procedure, कोई rational procedure अपना करके वो कर सकते हैं, बट ये है कि provided eligibility prescribed by the state followed, यानी जो राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता और योग्यता बनाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए अनएडेड इंस्टीट्यूट, अनएडेड एमईआई, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट टीचर और लेक्चर की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। आर फ्री टू अपॉइंट लेक्चर
बट ये कंडीशन है। और इसी में एक लास्ट छोटी छोटी बातों में कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य कोई सहायता देता है, राज्य द्वारा सहायता देने से या सहायता प्राप्त करने से MEI माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का महत्व समाप्त नहीं होता। अगर आप राज्य द्वारा सहायता प्राप्त ले रहे हैं तो इससे आपका जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो स्टेटस है वो खत्म नहीं होता। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने के विस्तार से MI का जो है आपके नेचर और कैरेक्टर नहीं बदलता। आपका जो नेचर और कैरेक्टर है वो नहीं बदलता सिर्फ सहायता प्राप्त कर लेने से। और राज्य जो है जब ऐड देगा तो ऐड देते समय ऐड को सही से खर्च करने के लिए कोई सही ढंग से ऐड का यूटिलाइजेशन के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की लगा सकता है, लेकिन बिना 31A के में हस्तक्षेप किए, विदाउट इंटरफेयरिंग और वायलेटिंग। हाँ, यही कहता है जो है कि राज्य जो है ऐड के समुचित प्रयोग हेतु शर्त रख सकता है, लेकिन 30A को विदाउट डायलोटिंग, विदाउट एब्रिजिंग कहता है कर सकता है। बट वाई, बट कैसे? बट विदाउट डायलूटिंग और एब्रिजिंग 31 ये कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें थी, इंपॉर्टेंट केस था। अगर कभी आ जाए, जनरल गाइडलाइन यही है। और आपको मालूम होगा कि नीट ने जब एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और MMCI और DCI ने जो है जो यूनिफॉर्म बात किया था कि एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम होगा, बता ही दिए थे कि TMFI केस में क्लियर हो गया था कि जो है माइनॉरिटी एजुकेशन में तकनीकी संस्थान भी शामिल हैं। तो ये यूनिफॉर्म, ये मतलब ये सारे संस्थाओं के लिए अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी इस तरह, अगर कोई माइनॉरिटी भी इस तरह का मेडिकल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है तो उसके लिए भी नीट की अनिवार्यता थी। तो कुछ लोग कोर्ट गए थे लेकर के उनका जो है अधिकार है, कौन कौन सा अधिकार है, 25 से 28 और कहे 30A और 19 है व्यापार करने की स्वतंत्रता जो थी, कहीं भी व्यापार। 19 MCI और DCI ने जब कहा कि यूनिफॉर्म BDS और MBBS में परीक्षा के लिए भाई नीट पास होना जरूरी है हर आदमी को, तो कुछ मैनेजमेंट वाले गए थे कि जो हमारा 19(1) क्या है, G है, 1(1)G के अंतर्गत 25D इसका वायलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन साफ साफ था ये सारे केसेस की जो कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा था जजमेंट में? कोर्ट ने कहा कि भविष्य में, फ्यूचर में हेल्थ है, स्वास्थ्य की सुधार व गुणवत्ता हेतु इस तरह के परीक्षाओं की आवश्यकता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि माइनॉरिटी एजुकेशन चाहे वो एडेड हैं या अन्य एडेड हैं, दोनों को जो है कहा कि दोनों को जो है चाहे वो एडेड है चाहे अनएडेड है, उन्हें अपने यहाँ मेडिकल में जो प्रवेश है वो नीट के आधार पे ही लेना पड़ेगा। और बाकी सारे जो उनके तर्क थे उसको उन्होंने अलग अलग आधार पे खारिज कर दिया और कहा नॉट इज इन फेवर ऑफ मेडिकल कॉलेज। माइनॉरिटीज की बात हो रही थी, भूलिए दो तरह के, एक भाषाई हैं, एक धार्मिक है। माइनॉरिटी में दो तरह की है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक।
दो आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि नॉट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। ये जो है नीट इज मैंडेटरी, नीट इज मैंडेटरी, नीट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन ऑल मेडिकल कॉलेज। अगर वो कोई माइनॉरिटी के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, वेदर दे आर एडेड और नॉट एडेड, उनको नीट्स के द्वारा ही लेना होगा। नीट के परीक्षा के माध्यम से ही छात्रों का चयन करना होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है नेशनल इंटरेस्ट में है। और ये हमारा जो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, DDPSP है, उसको प्रमोट करती हैं। और ये हमारा जो हेल्थ फॉर ऑल है, जो हमको अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, जब तक हमारे डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, जब तक और डॉक्टर्स तब अच्छे होंगे जबकि वो जो है गुणवत्तापूर्ण परीक्षा पास करके जाएंगे, तभी वो कॉम्पिटेंट होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एडमिशन के लिए इसका पालन करना जरूरी है। फ्यूचर में पब्लिक हेल्थ भविष्य में सुधार होगा, ये कहकर कोर्ट ने किया। ये छोटी छोटी बातें, फिर आगे इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके।